तो हेलो गाइस, दिस इज़ सतीश चंद्र। वेलकम हमारे चैनल पे। और हमारे चैनल का नाम है क्यूपी स्टडीज़। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने टीपीएससी जेई जो कि हमारा डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हम क्या है एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें अभी हम सबसे पहला सब्जेक्ट अपना स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। ठीक है, इसमें हम एक्चुअली जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे कराएंगे, और उसके अलावा हम लोग जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू के वो कराएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट, और जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे हम, उसके बाद हम फर्दर अपने आगे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं चलता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे अपने। तो देखिए ये हमारा सिलेबस रहने वाला है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स का। सबसे पहला हम पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद पढ़ेंगे हम बेंडिंग मोमेंट एंड shear forces in beam, after then bending stresses in beams or shear stresses in beams, column and struts, and then combined bending direct stresses। ठीक है, इसमें बेसिकली कोर और कर्न वाले क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं। और यहाँ पे कंपाउंड स्ट्रेसेस हैं, जनरली जो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेसेस से आता है वो है प्रिंसिपल और मेजर प्रिंसिपल और माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, और स्ट्रेन एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो ये हमारा जनरल सिलेबस है जो कि दिया गया है। तो हमें देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सबसे पहले। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2016 का क्वेश्चन है ये। व्हेनेवर some external system of forces acts on a body, it undergoes some deformation. As the body undergoes some deformation, it sets some resistance to the deformation. The resistance per unit area of deformation is called। देखिए इसमें क्या रहा है कि जब एक कोई बॉडी होता है, ठीक है, कोई एक बॉडी है, हम जब पढ़ते हैं, हम जनरली जब इसमें एक कोई बॉडी लेते हैं, ठीक है, प्रिज्मेटिक है ये, मान लीजिए इस पे कुछ ना कुछ ये एक लोड लग रहा है, इस पे ये एक लोड लग रहा है। ठीक है, इस लोड को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी क्या ऑफर करती है, रेजिस्टेंस ऑफर करती है। बॉडी के जो पार्टिकल्स होते हैं, मान लीजिए सेक्शन 1.1 पे अगर मैं देखूं तो ये सेक्शन 1.1 पे कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे डिफरेंट जो पार्टिकल्स होंगे बॉडी के, उन्होंने जो लोड है, लोड के अगेंस्ट में एक कुछ ना कुछ अपना वर्क डन दिखाया होगा। ठीक है, लोड के अगेंस्ट में उन्होंने अपना कुछ ना कुछ वर्क डन दिखाया होगा। मैं जब इन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स से जो फोर्सेस डेवलप हो रही है इनका सम करूंगा तो ये एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होता है कि जब एक्सटर्नल लोड अप्लाई करते हैं हम किसी ना किसी एरिया पे, तो उसके अगेंस्ट में इंटरनल पार्टिकल्स वर्क करते हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्स वर्क करती है जिसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना स्ट्रेस। ठीक है, तो फर्दर हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू टू इक्वल एंड अपोजिट पुल्स। ओके, एक पुल होता है, एक पुश होता है। तो ये बोल रहा है कि एक बॉडी पे दो इक्वल एंड अपोजिट पुल लग रहे हैं, तभी वो इक्विलिब्रियम में रहेगी एक्चुअली। एज अ रिजल्ट ऑफ द एज अ रिजल्ट ऑफ विच द बॉडी टेंड्स टू एक्सटेंड इट्स लेंथ, द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इंड्यूस्ड इज। एक्चुअली क्या है कि इस पे पुल लग रहा है किसी बॉडी पे ना। ये मैं बॉडी डेवलप, ये देखिए ये बॉडी आ गई अपनी, मान लीजिए दिस इज द बॉडी, एंड ये इस पे मैंने पुल लगा दिया। ठीक है, और वहीं अगर मैं इस पे पुश लगाऊंगा तो कैसा हो जाएगा, जो एरो बाहर की तरफ है ये एरो कहाँ आ जाएंगे, अंदर की तरफ। ठीक है, अब इक्वल एंड ऑपोजिट मतलब कि ये देखिए एक का डायरेक्शन इधर है तो दूसरे का डायरेक्शन किधर है, इधर है। दोनों की जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, नाउ व्हाट ही इज आस्किंग फ्रॉम अस स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन बताना है। देखिए अगर ये इस तरीके से है तो इसमें देखिए टेंजाइल स्ट्रेस और टेंजाइल स्ट्रेन डेवलप होने वाला है, क्योंकि इस फोर्स का जो नेचर है, इस फोर्स का नेचर क्या है, टेंशन का है। इसकी टेंडेंसी है
अगर हम फर्स्ट केस की बात करें, फर्स्ट केस की टेंडेंसी है कि ये बॉडी को कुछ एक्सटेंड कर देगा, है ना, अपनी ओरिजिनल जो इसकी पोजीशन है उससे कुछ ना कुछ एक्सटेंड कर देगा। अगर एक डायरेक्शन में ये बढ़ाएगा तो दूसरी डायरेक्शन में क्या करेगा, घटाएगा, ठीक है, कम करेगा। तो अभी क्या है, यहाँ पे टेंशन लग रही है तो टेंजाइल फोर्स डेवलप होगी, ठीक है, टेंजाइल फोर्स लग रही है, टेंजाइल फोर्स की वजह से टेंजाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे और टेंजाइल ही स्ट्रेन डेवलप होगा, ठीक है। तो इसका आंसर अपना ये हो जाएगा सी। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए अब बोल रहा है द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। ओके, देखिए क्या होता है एक्चुअली, अगर कोई बॉडी है उस पर सेम कंसेप्ट लग रहा है अपना, अभी अगर मैं उसको किसी टेंजाइल फोर्स से पुल करता हूँ तो उसे पुल करने के बाद मुझे ये पता चलता है कि उस बॉडी में सर्टन इलोंगेशन हुआ है, ठीक है, सर्टन क्या हुआ है, इलोंगेशन हुआ है। उसकी जो ओरिजिनल शेप थी बॉडी की ओरिजिनल शेप से क्या हुआ है, वो इलोंगेट कर गई है, ठीक है। मान लीजिए जो डैश लाइन से दिखाया मैंने उसकी न्यू पोजीशन अभी ये है, तो इसकी क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंज आया यहाँ पे, है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पे चेंज आया है। पहले लेंथ थी उसकी L, पहले हमारी कितनी थी, बार की किसी की लेंथ L थी, अब क्या हो गई है उसकी L से एक्सटेंड होके L प्लस डेल्टा L हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। इसमें इलोंगेशन हुआ, ठीक है, बढ़ रही है। और जो दूसरी डायरेक्शन है उसकी जो लेटरल डायरेक्शन होगी, लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रहा होगा, लेटरल डायरेक्शन में रिड्यूस हो रही होगी, लेटरल डायरेक्शन में क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। उसकी एक्चुअल में ये विड्थ है, अभी जो आ रही है उसकी जो विड्थ आ रही है कितनी आ रही है, वो ये आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, बी माइनस डेल्टा बी। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, डी माइनस डेल्टा डी। तो यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेन की बात करूँ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन की, वो आएगा स्ट्रेन चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ, है ना। एक्चुअली में जो डेफिनेशन कहती है वो कहती है कि आपकी चेंज इन डायमेंशन ओवर ओरिजिनल डायमेंशन आनी चाहिए, बट यहाँ पे जो हमारी लेंथ है, लेंथ के अकॉर्डिंग ही हमारी फोर्स लग रही है, तो लीनियर स्ट्रेन हो गया, ये क्या हो गया, ये लीनियर स्ट्रेन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, देखिए चेंज इन डायमेंशन क्या हुई है यहाँ पे चेंज इन डायमेंशन हुई है माइनस बी माइनस डेल्टा बी बाई बी, ठीक है, और या तो ये हुई है और माइनस डेल्टा डी बाई डी, या तो ये हुई है, ठीक है। अब ये जो है ये तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन होगी हमारी, तो ये क्या हो गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये क्या होगी, हमारी लेटरल डायरेक्शन या फिर ट्रांसवर्स डायरेक्शन बोलते हैं इसको, तो ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स स्ट्रेन। इसको नेगेटिव में किस लिए लिखा है, सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसका साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें हमारा जो आंसर है वो क्या होने वाला है, रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। देखिए लीनियर स्ट्रेन तो ये आ गया, ठीक है, और हमारा हुक्स लॉ बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेस को जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो यहाँ आता है यंग मॉड्यूलस, और स्ट्रेन ऐसे ही रहता है। लीनियर स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन की अगर मैं देखूं, रेशियो की बात करूं, तो किसके बराबर आएगी, वो यंग मॉड्यूलस के बराबर आएगी। किसके बराबर आएगी, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर क्या होने वाला है, यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है, यंग्स मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर मैं स्टील की बात करूं, याद रखिएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये देखिए, व्हेन अ चेंज इन लेंथ टेक्स प्लेस द स्ट्रेन इज नोन एज। देखिए लेंथ में जनरली क्या है, हम ऐसा देखने को मिलता है कि लेंथ के अलोंग अगर स्ट्रेन मिल रहा है तो हम उसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोल देते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वैसे नहीं बोलना चाहिए हमें, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन तब रिप्रेजेंट होती है अगर जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो। अभी ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। अगर मैं इस लोड को यहाँ ना लगा के, यहाँ मैं नहीं लगा रहा हूँ, मान लीजिए इसको मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो आइदर ये डायमेंशन छोटी है या बड़ी है, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब जो इसकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी,
वो ये वाली डायरेक्शन हो जाएगी, और ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, लेटरल डायमेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे अभी क्या है, हमारा जो चेंज इन लेंथ जनरली टेक्स प्लेस, इट इज कॉल्ड एज लीनियर डायमेंशन, लीनियर स्ट्रेन। ठीक है, लीनियर स्ट्रेन, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम, स्ट्रेन एनर्जी इज द, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है। देखिए स्ट्रेन एनर्जी का क्या है, अगर मैं बात करूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की, ठीक है, माइल्ड स्टील की बात कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करूँ, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इसमें जनरली क्या है कि एक होती है हमारी प्रोपोर्शनल लिमिट, एक होती है हमारी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, और यहाँ पे हमारी आता है अपर यील्ड, यहाँ आता है लोअर यील्ड। ठीक है, लोअर यील्ड आता है, फिर यहाँ पे अल्टीमेट आती है वैल्यू, और यहाँ पे आती है हमारी फ्रैक्चर की वैल्यू। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, जनरली हम इस तरीके से उसको मार्क कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जो एरिया यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी इज इन अप टू इलास्टिक लिमिट, अप टू इलास्टिक लिमिट, या अप टू इलास्टिक लिमिट बोलते हैं हम, प्रोपोर्शनल लिमिट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। तो ये वाली जो एनर्जी का जो एरिया बन रहा है एक्चुअली में, ये क्या होगा, हाफ पी इंटू डेल्टा, इसको हम बोल देते हैं रेजिलियंस। क्या बोल देते हैं, रेजिलियंस। ठीक है, और अगर मैं बात करूं कि फ्रैक्चर पॉइंट, ये हमारा क्या है, ये फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर पॉइंट है। ठीक है, कब कौन शेप का फेलियर होता है माइल्ड स्टील का, यहाँ पे होता है। ठीक है, तो ये वाला एरिया, कंप्लीट एरिया फ्रॉम जीरो टू दिस है ना, ये वाला कंप्लीट एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक का जब एरिया की अगर मैं बात करूँगा, सॉरी, जो मैं कंप्लीट एरिया की अगर बात करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट एरिया की अगर मैं बात करूँ, तो वो एरिया को अगर मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँ उसको मैं बोलता हूँ टफनेस। क्या बोलता हूँ मैं, टफनेस। ठीक है, तो ये आता है टोटल एरिया, क्या आ गया, टफनेस। और रेजिलियंस मैंने बताया आपको। अब ये पूछ रहा है स्ट्रेन एनर्जी, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, स्ट्रेन एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड विद इन द इलास्टिक लिमिट। अगर वो इलास्टिक लिमिट में स्ट्रेन्ड होगी तो क्या हो जाएगी, वो रेजिलियंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, रेजिलियंस। एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी व्हेन स्ट्रेन्ड अप टू ब्रेकिंग स्पेसिमेन, ब्रेकिंग स्पेसिमेन में होगी तो क्या होगी, वो टफनेस। क्या हो जाएगी, टफनेस। ठीक है, maximum strain energy which can be stored in a body, proof resilience per unit volume of material, proof resilience per unit volume of material। ये थोड़ा सा सही लग रहा है मुझे, तो एक बार देखेंगे इसका आंसर क्या है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है यार, द बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन इज मैक्सिमम वेयर शेयर फोर्स इज। देखिए इसका जनरली क्या होता है कि देखिए अगर मैं एक एग्जांपल लूँ आपके सामने कि ये मैंने एक यूडीएल लगाया, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, अपनी सिंपली सपोर्टेड बीम बनाई। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम बनाने के बाद में ये मैंने इसका अगर शेयर फोर्स डायग्राम बनाया तो इसका कुछ लीनियरली वेरी करता है डायग्राम, है ना, इसका क्या करता है, लीनियरली वेरी करता है डायग्राम। ये थोड़ा सा यहाँ तक मान लीजिए कि यहाँ पर ये लो, ये नहीं, तो यहाँ पे मान लीजिए ये हो गया हमारा। ठीक है, अब ये है मेरा शेयर फोर्स डायग्राम। अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूँ तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मेरा कुछ इस प्रकार से बनता है, इस तरीके से बनता है। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू सेंटर पे होती है जो कि WL²/8 होती है। तो अब अगर इसमें देखा जाए कि बेंडिंग मोमेंट ऑन अ सेक्शन मैक्सिमम वेयर शेयर फोर्स इज, बेंडिंग मोमेंट एक्चुअली मैक्सिमम कहाँ हो रहा है अगर देखा जाए तो यहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है, कह सकते हैं हम शेयर फोर्स क्या हो रही है, जीरो हो रही है, या फिर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रही है। शेयर फोर्स क्या कर रही है, चेंजेस इट्स साइन। ठीक है, चेंजेस इट्स साइन, तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होता है चेंजिंग साइन। जीरो पे ज़्यादा, अगर देखिए जीरो और चेंज इन साइन दोनों दिए हैं तो हम लोग किस पे जाएंगे, चेंजिंग साइन पे जाएंगे। ठीक है, जीरो पे नहीं जाएंगे। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन ऑफ अ बीम इज सेड टू बी
प्योर बेंडिंग, सेट टू बी इन अ प्योर बेंडिंग इफ सब्जेक्टेड टू। देखिए प्योर बेंडिंग का केस कब आता है, मैं आपको बताता हूँ कि ये मानिए एक मैंने बीम, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पे मैंने एक लोड लगाया और यहाँ पे एक लोड लगाया, ये किसी सर्टेन डिस्टेंस पे है, ए डिस्टेंस मान लीजिए, यहाँ से ये लोड भी किसी ए डिस्टेंस पे है, डब्ल्यू अमाउंट का लोड है, डब्ल्यू अमाउंट का लोड है, टोटल लेंथ एल है, ठीक है। तो इसका शेयर फोर्स डायग्राम अगर मैं बनाऊं, देखिए सिमेट्रिकल सेक्शन है, सिमेट्रिकल सेक्शन क्या होता है, अगर सेंटर से मैं उसके लेफ्ट साइड में देखूं जैसी लोडिंग है, उसी के मिरर इमेज की तरह राइट साइड में लोडिंग है कि नहीं है, जस्ट मुझे ये चेक करना होता है, तो सिमेट्रिसिटी हो जाती है। तो ये सेक्शन कैसा है हमारा, सिमेट्रिकल है, कैसा है, सिमेट्रिकल है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं रिएक्शंस की बात करूँ, रिएक्शंस शेयर फोर्स डायग्राम के लिए मुझे चाहिए रहती हैं, तो आर ए आर बी सिमेट्रिकल होने की वजह से आधा लोड इसके एक सपोर्ट पे चला जाएगा और आधा लोड दूसरे सपोर्ट पे चला जाएगा, तो आर ए बराबर आर बी बराबर डब्लू के हो जाएगा, ठीक है। तो ये लोड आ गया मेरे पास डब्लू, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखिए अपवर्ड है, अपवर्ड के लिए क्या करूँगा, मैं डाउनवर्ड चला जाऊँगा, डाउनवर्ड गया मैं, यहाँ पे अब मैं इस पॉइंट तक आ गया मैं, ठीक है, मैं इसके इस पॉइंट तक आ गया, यहाँ पे मैं यहाँ तक आना है ना, तो यहाँ पे मैं डब्लू डाउनवर्ड गया, अब देखिए डब्लू इंटेंसिटी का लोड डाउनवर्ड लग रहा है, तो मैं इतना ही अपवर्ड चला जाऊँगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखिए कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है ना बीच में, तो ये यहाँ से कांस्टेंट जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे डब्लू डाउनवर्ड लग रहा है, तो डब्लू मुझे अपवर्ड जाना पड़ेगा, और यहाँ से इसको ऐसे क्लोज कर दूंगा मैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये केस आ रहा है प्योर शेयर का, क्या है ये, प्योर शेयर इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है, इसमें भी हो रही है। इस अगर पार्ट पर्टिकुलर पार्ट की बात करूँ मैं, देखिए प्योर बेंडिंग कैसे आती है इसमें, अगर मैं इसका बेंडिंग डायग्राम बनाऊं, यहाँ पे तो जीरो बेंडिंग आएगी, यहाँ पे भी जीरो बेंडिंग है, सिंपली सपोर्टेड है, हमें पता है। यहाँ पे क्या आएगा, डब्ल्यू इंटू ए अमाउंट का मूवमेंट आएगा, कितने का, डब्ल्यू इंटू ए। अब ये डब्ल्यू इंटू ए कॉन्स्टेंट जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक कॉन्स्टेंट जाएगा, और यही डब्ल्यू इंटू ए यहाँ पे आके 0 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम वैल्यू डब्ल्यू इंटू ए होने वाली। देखिए यहाँ पे इस वाले पार्ट में मैं बोल रहा हूँ, ये क्या है आपका बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट है, बेंडिंग मोमेंट क्या है इस पार्ट के लिए, कांस्टेंट। किसी सर्टेन पार्ट में अगर बेंडिंग मोमेंट कांस्टेंट हो जाए, तो ये समझिएगा उस पार्ट में क्या हो रही है, आपकी प्योर बेंडिंग हो रही है, क्या हो रही है, प्योर बेंडिंग, ठीक है, प्योर बेंडिंग। कभी कभी क्या होता है देखिए, कि अगर मैं एक बीम लूँ, मान लीजिए ये एक मैंने बीम ली, ये है, इस पे मैंने मोमेंट लगाया, ठीक है, ये मोमेंट लगाया, तो इसकी वजह से फोर्स तो कुछ नहीं आएगी, तो शेयर फोर्स डायग्राम ऐसे आ जाएगा, ठीक है, और मोमेंट आएगा तो मोमेंट कैसा आ जाएगा, उसका मोमेंट ऐसा कांस्टेंट आ जाएगा, ठीक है, मोमेंट ऐसा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो उस केस में भी क्या होती है, प्योर बेंडिंग होती है, क्या होती है, प्योर बेंडिंग, ठीक है। तो अभी सॉरी, इसमें अपना फिलहाल जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है, देखिए क्या दिया, अ कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड अ कांस्टेंट शेयर फोर्स। देखिए इसमें शेयर फोर्स कांस्टेंट आ रही है क्या, शेयर फोर्स तो कांस्टेंट नहीं आ रही है ना, शेयर फोर्स एक बार यहाँ पॉजिटिव हो रही है, एक बार यहाँ नेगेटिव हो रही है, नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है। हो सकता है देखिए यहाँ पे शेयर फोर्स कुछ नहीं है, इस केस के लिए अगर बोलेगा पर्टिकुलरली, तो इस केस के लिए हम लोग एक बार को सोच भी सकते हैं कि शेयर फोर्स कांस्टेंट है, कितनी है, 0 है, लेकिन इस केस में तो नहीं हो रहा, जनरली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको सारे केस देखने पड़ते हैं ना, ठीक। तो क्या है, कांस्टेंट शेयर फोर्स एंड जीरो बेंडिंग मोमेंट, नो इट इज नॉट पॉसिबल, कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट एंड जीरो शेयर फोर्स। देखिए इस वाले पार्ट में क्या हो रहा है जहाँ पे प्योर बेंडिंग आ रही है, प्योर बेंडिंग आ रही है, उसमें क्या है, शेयर फोर्स क्या है ही नहीं, शेयर फोर्स क्या है ही नहीं, है ना। तो ये वाला पार्ट क्या आ गया अपना, प्योर बेंडिंग में आ गया, तो ये वाला पोर्शन अपना सही हो गया, ठीक। पार्ट सी इसका करेक्ट है। और अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपना, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 20th क्वेश्चन है हमारा, एट न्यूट्रल एक्सिस सॉरी, the layers, first option है, the layers are subjected to the maximum bending moment, second are the layer are subjected to the minimum bending moment, layer are subjected to the compression and layers do not undergo any strain। देखिए न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस पे एक्चुअली अगर मैं बात करूं बेंडिंग स्ट्रेसेस की, किसकी, बेंडिंग स्ट्रेसेस की,
तो न्यूट्रल एक्सिस पे कोई भी बेंडिंग स्ट्रेसेस अकर नहीं होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा कंप्रेशन में, यहाँ पे ये हो जाएगा टेंशन में। वहीं अगर मैं शियर स्ट्रेस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, शियर स्ट्रेस की, अगर मान लीजिए कुछ रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो शियर स्ट्रेस कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, कहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली सेंटर पे क्या देगा वो, मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। और टाउ मैक्स जो होगा 3/2 ऑफ टाउ एवरेज होगा, ठीक है, इन केस ऑफ रेक्टेंगुलर। इन केस ऑफ सर्कुलर क्या होगा, इन केस ऑफ सर्कुलर टाउ मैक्स होता है सर्कुलर के केस में 4/3 ऑफ टाउ एवरेज, ठीक है। तो ठीक है, अभी अपने क्वेश्चन में जो क्या बोल रहा है, अपने क्वेश्चन के पास चलते हैं हम। द मैक्सिमम द लेयर आर सब्जेक्टेड टू द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस। बेंडिंग स्ट्रेसेस की बात करें, बेंडिंग स्ट्रेसेस तो हमारी कंप्रेशन और टेंशन में जो एक्सट्रीम फाइबर्स होते हैं, जो टॉप मोस्ट फाइबर्स होंगे उसमें होगी सबसे ज़्यादा। तो गलत है, ये सही नहीं है। द लेयर्स आर सब्जेक्टेड टू द मिनिमम बेंडिंग स्ट्रेसेस, ना, बिल्कुल गलत। लेयर्स आर सब्जेक्टेड टू द कंप्रेशन, लेयर्स डू नॉट गो एनी स्ट्रेन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डू नॉट गो एनी स्ट्रेन, ठीक है, डू नॉट गो एनी अंडर स्ट्रेन, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 mutually perpendicular stresses of equal intensity, the ratio of direct stress to the corresponding volumetric strain is known as। देखिए क्या है ये, अगर हम बात करें, बोल रहे हैं कि अगर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस किसी बॉडी पे लग रहे हैं, ये मैंने एक कोई बॉडी बनाई, इस पे कंसिडर कीजिए कि ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस लग रहे हैं, ठीक है। अब क्या है, इनकी इंटेंसिटी है कि इसको कंप्रेस करेंगे या फिर हो सकता है दूसरी डायरेक्शन में लग रहे हो, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक कॉरेस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, इसमें देखिए कुछ ना कुछ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा जब ये एक एक्ट एज दीज स्ट्रेसेस आर एक्टिंग एज अ प्रेशर, एक्टिंग एज अ प्रेशर, है ना। अगर ये इक्वल है तो मान लीजिए मैं सिग्मा इंटेंसिटी का ले ले रहा हूँ, इक्वल स्ट्रेस ले ले रहा हूँ, ठीक है, तो स्ट्रेन आएगा इनकी वजह से, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आएगा। तो कभी भी अगर ऐसा होता है तो जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस टू दी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है वो हमारा क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। क्या होता है, बल्क मॉड्यूलस होता है, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेन जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा वी अपॉन वी या डेल्टा रो अपॉन रो भी होता है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअली जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, पास्कल्स ने दिया था लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो चेंज इन स्ट्रेस होता है और जो रेशियो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, हमारी बल्क मॉड्यूलस के बराबर होती है। किसके बराबर, बल्क मॉड्यूलस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ लोड ऑन अ फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज इंक्रीज्ड, फेलियर विल अकर एट। ओके, देखते हैं। मान लीजिए ये एक केस में ऐसा पी लोड लग रहा था, ठीक है। मैंने सेकंड केस में क्या किया, इसको पी की जगह कितना कर दिया, 2p कर दिया, ठीक है। तो पहले केस में क्या होगा, देखिए पहले केस में क्या होगा, अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं, शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। इसकी टेंडेंसी होगी इसको यहाँ बेंड करने की, नीचे की तरफ, है ना। तो इस तरीके का अगर टेंडेंसी बनती है बीम की, कुछ इस तरीके से स्माइलिंग, इसको आप स्माइलिंग शेप तो मत समझिए, इसको आप बोलिए कि कन्वेक्स शेप है, ठीक है, कन्वेक्स शेप है। ये कैसी शेप बोलिए, कनकेव, ठीक है। कन्वेक्स शेप बनती है, तो कन्वेक्स शेप में क्या होता है कि इसको हम जनरली बोलते हैं हॉगिंग, ठीक है। क्या बोलते हैं, हॉगिंग, ठीक है। ऐसी शेप बनती है तो इसको हम बोलते हैं सैगिंग, ठीक है। तो हॉगिंग जो मूवमेंट होता है जनरली हम नेगेटिव लेके चलते हैं, सैगिंग कैसा लेके चलते हैं, पॉजिटिव। तो यहाँ पे शेयर फोर्स है, ठीक है, शेयर फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड को हम क्या लेके चलेंगे, अगर इधर से कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव लेके चलेंगे, ठीक है। शेयर फोर्स तो ये आ गई इसकी। अगर इसी का मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना चाहूँ फर्स्ट केस का, ये ए की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ये ए का फर्स्ट पार्ट है, शेयर फोर्स एस एफ डी,
ए का सेकंड पार्ट बना रहा हूँ मैं BMD, ठीक है, BMD बनाओ। देखिए BMD कैसा बनेगा इसका, यहाँ पे तो फोर्स एक्ट कर रही है, यहाँ कुछ नहीं है, डिस्टेंस तो यहाँ 0। अब इससे 1 डिग्री ज़्यादा होगा हमारा BMD, ये लीनियर, ये क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये क्या होगा, लीनियर होगा, क्या होगा, लीनियर होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब नीचे ही क्यों बनाया मैंने, क्योंकि देखिए जो मोमेंट आ रहा है कैसा है, वो मोमेंट हॉगिंग है, कैसा है, हॉगिंग है ना, कन्वेक्स शेप बन रही है, तो कन्वेक्स शेप कैसी होती है, हॉगिंग, तो यहाँ क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर इसकी मैं लेंथ L मानूँ तो P इंटू एल कितनी होगी, P इंटू एल। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है बेंडिंग मोमेंट की, शेयर यहाँ पे क्या आ रही है, बेंडिंग मोमेंट की मैक्सिमम, और जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ होती है, क्या होती है वो, बेंडिंग मोमेंट ही स्ट्रेंथ को दिखाता है, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फिक्स एंड पे। ऐसा ही जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे इसका बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा मेरे पास, 2PL आएगा, वो भी क्या होगा, फिक्स एंड पे सबसे ज़्यादा होगा, फिक्स एंड पे क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में फिक्स एंड पे आ रहा है, तो कैंटिलीवर के केसेस में हम कह सकते हैं कि जितने भी मैक्सिमम स्ट्रेसेस होंगे कहाँ आएंगे, वो फिक्स्ड एंड पे, और फ्री एंड पे क्या होंगे, 0 स्ट्रेसेस होंगे, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है फेलियर विल अकर एट, जहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा होंगे वहाँ पे फेलियर होगा, ठीक है, तो फिक्स एंड पे क्या होगा, फेलियर होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए इसमें कह रहा है अपना the shear force diagram of a cantilever beam of length L and carrying a uniformly distributed load W per unit area will be, ओके। तो यहाँ पे कैंटिलीवर बीम बनाते हैं हम एक, उस पे UDL लगाते हैं, क्या लगाते हैं, UDL, W किलो न्यूटन पर मीटर का एक लोड लगा रहा हूँ मैं L लेंथ के लिए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा कि L लेंथ है इसकी और W पर यूनिट इसका लोड लगा। अगर मैं शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊँ, शेयर फोर्स डायग्राम इसका कुछ यहाँ 0 होगा, यहाँ पे मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। तो W इंटू एल वो पॉजिटिव का आएगा, क्या आएगा, पॉजिटिव। या तो मैं इसको ऐसे बना लूँ या इसको ऐसे बना लूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप साइन ध्यान रखना बस, ओके। तो ये हो गया इसका SFD। अगर BMD की अगर मैं बात करूँ, BMD क्या होगा, देखिए यहाँ पे W इंटू एल का क्या आ रहा था, डाउनवर्ड आ रहा था, पॉजिटिव का, तो इसका शेयर फोर्स बन गया। और W इंटू एल, इसका जो अगर मैं शेयर फोर्स की बात करूं, W इंटू एल इंटू 1/2, तो WL/2, WL/2। वहीं अगर बेंडिंग मोमेंट की बात करूं, देखिए कितना होगा, अगर मैं यहाँ निकालना चाहूँ तो एक तो आएगा W इंटू एल, कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा वो, L/2 पर, कहाँ पर एक्ट कर रहा होगा, L/2 पर, ठीक है। यहाँ पे जो फोर्स आ रही है मेरी W इंटू एल आ रही है, WL/2 नहीं आ रही है, W इंटू क्या आ रही है, L आ रही है, ठीक है। एरिया की अगर बात करूँ तो एरिया आएगा हाफ इंटू WL इंटू एल, ठीक है, ओके। अगर बेंडिंग मोमेंट की बात की जाए, बेंडिंग मोमेंट में क्या हो रहा है, W इंटू एल का तो लोड आ रहा है, कहाँ पे एक्ट कर रहा है, WL/2 पे, WL²/2। यहाँ पे देखिए जो लेंथ है, लेंथ शेयर फोर्स से किस तरीके से रिलेशन रखती है, एक डायरेक्ट रिलेशन रख रही है, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हो रहा है, लीनियर आ रहा है, क्या आ रहा है, लीनियर आ रहा है हमारा कर्व। लेकिन वही बेंडिंग मोमेंट की अगर मैं बात करूं, जो लेंथ है, लेंथ का रिलेशन कैसा बन रहा है, क्वाड्रेटिक बन रहा है, तो ये भी क्या होगी, लीनियर पैराबोलिक आएगी, ठीक है, लीनियर पैराबोलिक आएगी, और ये मोमेंट होगा नेगेटिव। अब इसमें पॉइंट ये ध्यान रखने वाला है कि ये यहाँ पे ऐसा ही क्यों बना, ये यहाँ पे ऐसा क्यों बना। देखिए यहाँ पे क्या है, एक्चुअली हमारा जो आता है कंसेप्ट, dm/dx किसके बराबर होता है, शेयर फोर्स के, और ds में dx बराबर होता है लोड के। तो देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट 0 है, शेयर फोर्स भी क्या होगी, 0 होगी। तो शेयर फोर्स 0 है और बेंडिंग मोमेंट 0 है। अगर मैं शेयर फोर्स यहाँ 0 कर दूँ, dm/dx क्या हो जाएगा, 0। स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल की तरह काम करेगा, क्या होगा, 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा, dm/dx किस केस में, जब शेयर फोर्स 0 होगी, ठीक है। और इस केस में क्या है, dm/dx नॉट इक्वल टू 0, कहाँ पे, फ्रॉम एट फिक्स्ड एंड, एट फिक्स्ड एंड, है ना।
तो dm बाई डी एक्स जीरो नहीं है, इसका मतलब क्या है, शेयर फोर्स वहां पे एग्जिस्ट कर रही होगी। देखिए यहाँ शेयर फोर्स है, दिख रहा ना, तो dm बाई डी एक्स भी नहीं है जीरो, तो यहाँ पे जो स्लोप बनेगा वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, वो कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, स्लोप जीरो आ गया, जीरो आ गया, यहाँ पे स्लोप कुछ ना कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो अपना ये इस तरीके से कर बन जाती है, ये bm bm इसका। अब क्या पूछ रहा है अपने क्वेश्चन में, अपने क्वेश्चन में पूछ रहा है कि शेयर फोर्स डायग्राम पूछ रहा है। तो शेयर फोर्स डायग्राम क्या होगा, एक ट्राइंगल होगा, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल होगा, यहाँ पे राइट एंगल हो गया, ओके करेक्ट, तो ये हो गया अपना राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, ठीक है। when there is a sudden increase or decrease in a shear force diagram between any 2 points, it indicates that there is, देखिए इसका हम सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिया मैंने, ठीक है, एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, यहाँ पे W/2 हो जाएगा, ये W/2 हो जाएगा। अगर मैं इसका शेयर फोर्स डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ W/2, यहाँ W/2 है ना। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे सडन इंक्रीज, ये व्हेन देयर इज सडन इंक्रीज और डिक्रीज इन शेयर फोर्स, कहाँ पे हो रहा है, देखिए सडन इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ पे हो रहा है, शेयर फोर्स का इस पॉइंट पे हो रहा है, सेंटर पे। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज करिए, शेयर फोर्स क्या कर रही है, अपना साइन चेंज कर रही है, साइन चेंज कर रही है, ठीक है। और ये क्या दर्शा रहा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे एक लोड है, यहाँ पे कौन सा लोड है, पॉइंट लोड है, कौन सा लोड है, पॉइंट लोड है। ये मेन पॉइंट है ध्यान रखने वाला कि यहाँ पे पॉइंट लोड है, ठीक है। अगर सडन इंक्रीज, अगर मैं बात करूँ कि यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल में अगर मैंने शेयर फोर्स की बात करी थी तो आपको मैंने कुछ इस तरीके से डायग्राम दिखाया था, है ना, इस तरीके से डायग्राम दिखाया था मैंने, इस तरीके से डायग्राम दिखाया था, विच मीन्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जीरो वैल्यू आ रही है, लेकिन सडन इंक्रीज और डिक्रीज तो नहीं कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है, देखिए लीनियरली वैरी कर रहा है ना यहाँ से। तो लीनियरली वैरी करने के कारण हम क्या करेंगे, इस केस में यूडीएल तो नहीं लगेगा, लेकिन जब पॉइंट लोड लगेगा या कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगेगा उस केस में ही क्या होगा, शेयर फोर्स अपना साइन सडनली चेंज करेगा, ठीक है। पॉइंट लोड एट 2 points, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम, देखिए when a cantilever beam is loaded at free end the maximum compressive stresses shall develop। देखिए जनरली कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, अगर कैंटिलीवर बीम की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, मान सपोज कीजिए हमारी कैंटिलीवर बीम, ये अपनी कैंटिलीवर बीम थोड़ी सी तिरछी बन गई है, कोई बात नहीं, नया बना लेते हैं हम। ऐसा मानिए, ठीक, इसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रल एक्सिस आ रहा होगा, ठीक है, न्यूट्रल एक्सिस आ रहा होगा। इसका एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जो सिंपली सपोर्टेड बीम होती है उसमें टेंशन जोन जो होता है वो बिलो न्यूट्रल एक्सिस होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, टेंशन जोन कहाँ होता है, अबव न्यूट्रल एक्सिस होता है, कहाँ होता है, अबव न्यूट्रल एक्सिस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टेंशन जोन क्या होता है, ऊपर होता है। तो अभी यहाँ पे अपने को बोल रहा है ये कि इसका आप मुझे बताइए कि मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कहाँ आएगा। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस हमें पता है कहाँ आएगा, टेंशन तो टॉप में आएगी, कंप्रेशन कहाँ आएगी, बॉटम में आएगी, कंप्रेशन कहाँ आएगी, बॉटम में आएगी। तो मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेसेस आर एट बॉटम फाइबर, आर एट बॉटम फाइबर, तो ये हो जाएगा अपना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये 2016 के क्वेश्चंस हैं, 2016 के क्वेश्चंस अपने जो आए हुए हैं एग्जाम में एमसीक्यू में वो हैं ये, ठीक है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो कन्वेंशनल वाले जो 40 वर्ड्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करने होते हैं वो भी कराऊंगा मैं। तो अभी मैं इसके अलावा एसएससी जेई के क्वेश्चन आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड है और आ सकते हैं और अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इफ E is the modulus of elasticity, N is the modulus of rigidity
and k is the bulk modulus, then which of the following correct relation, which of the following is correct relation. ठीक है, नाउ हमें पता है देखिए कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होता है वो होता है 2g1 प्लस, ठीक है, और एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 3k1 माइनस 2μ, और एक रिलेशन होता है E इज इक्वल टू 9kg अपॉन 3k प्लस जी। तो देखिए यहाँ पे अपना जो सेट बैठ रहा है वो क्या बैठ रहा है, इसने एक्चुअली क्या किया है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, जी जो होता है अपना मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी होता है ना, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, या फिर हम इसको शेयर मॉड्यूलस बोलते हैं, शेयर मॉड्यूलस, ठीक है। और यहाँ पे जो k है वो होता है बल्क मॉड्यूलस, जिसे हमने अभी देखा था, बल्क मॉड्यूलस। नाउ अभी इसमें इसने g को रिप्रेजेंट किया है n से, ठीक है। अगर मैं इस इक्वेशन में g को n से चेंज कर दूं तो क्या होगा, 9kn अपॉन 3k प्लस n। तो अपना आंसर क्या होने वाला है, अपना आंसर होने वाला है ये, ठीक है। देखिए 9nk n प्लस 3k, ठीक है, तो अपना आंसर हो गया ये। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जनरली फॉर मेटल्स जो म्यू है, म्यू मतलब पॉइजंस रेशियो, और पॉइजंस रेशियो क्या होता है, पॉइजंस रेशियो इज द रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो जनरली जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स के लिए जो वैल्यू होती है पॉइजंस रेशियो की 1/4 से लेके 1/3 तक वेरी करती है। तो आप जैसे इस इक्वेशन में 1/4 यहाँ पुट करोगे और फिर 1/3 पुट करोगे तो आपको एक E और G के बीच में रिलेशन मिलेगी, ठीक है, E और G के बीच में रिलेशन मिलेगी, वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करेगा, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को डिफाइन करेगा। और K और E के बीच में रिलेशन क्या हो सकता है, मैक्सिमम K E के बराबर हो सकता है, ठीक है, K E के बराबर हो सकता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होगा, हर केस में क्या होगा, E की वैल्यू दोनों ही G और K से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए इसमें बोल रहा है कि मैक्सिमम अलाउेबल शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम अलाउेबल शेयर स्ट्रेस इन अ सेक्शन इज 100 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ अ बार इज सब्जेक्टेड टू अ टेंसाइल फोर्स ऑफ 5000 किलोग्राम, एक्चुअली किलोग्राम फोर्स लिखना चाहिए था हमको, ठीक है, एंड इफ द सेक्शन इज ऑफ स्क्वायर शेप, एरिया कितना हो जाएगा, b इंटू बी, है ना, स्क्वायर शेप है तो देन व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ द साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो पूछ रहा है कि स्क्वायर की साइड की डायमेंशन में क्या फर्क होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने जो हमें दिया है टेंसाइल फोर्स दिया, टेंसाइल फोर्स दिया, तो वहां से हमारा जो स्ट्रेस आएगा कैसा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस आने वाला है, टेंसाइल स्ट्रेस आने वाला है, ठीक है, b इंटू बी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5000 अपॉन b का स्क्वायर। तो ये टेंसाइल स्ट्रेस आ गया। टेंसाइल स्ट्रेस की बात हो रही है और यहाँ पे शियर स्ट्रेस दिया है, तो शियर स्ट्रेस जनरली नॉर्मल स्ट्रेस का क्या होता है, हाफ के बराबर होता है, हाफ के बराबर होता है, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो अभी देखिए यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना दिया है, 100 दिया है, और ये आ गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेस, और यहाँ से टेंसाइल स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आई अपनी, 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको लेके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। तो सिग्मा बराबर एफ अपॉन में ए विच इज इक्वल टू 200, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी हमारी 25 और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। सो दिस इज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आया हुआ है, काफ़ी सारे एग्जामिनेशन पूछता है।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन शोन इन अ फिगर अबाउट इट्स बेस। बेस के अबाउट पूछ रहा है। अगर हमसे सीजी के अबाउट पूछता तो सीजी के अबाउट क्या होता, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस में सीजी के अबाउट पूछता विच इज पैरेलल टू इट्स विड्थ, तब क्या होता, तब होता हमारा सिंपली आई एक्स एक्स क्या हो जाता बी डी क्यूब बाय 12। लेकिन अब क्या पूछ रहा है, आई बेस पूछ रहा है, आई बेस पूछ रहा है, तो आई बेस होने वाला आई एक्स एक्स प्लस ए इंटू वाई का स्क्वायर। दिस इज वेरिग्नस थ्योरम, है ना, विच इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना, जिसे वेरिग्नस और पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी कहा जाता है। तो आई बेस अगर मैं निकालूं इसको तो कितना आएगा, आई एक्सेस मुझे पता है बी डी क्यूब बाई 12 आने वाला है, और अगर मैं बेस के अबाउट निकालूं तो इससे देखिए यहाँ पे ये जो डेप्थ ये रहने वाली है डी बाई 2, ये रहने वाली है डी बाई 2। नाउ अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ पे एरिया कितना है बी इंटू डी। वाई क्या होता है, अगर मैं बेस के अबाउट ले रहा हूं तो इसके न्यूट्रल एक्सिस से यहाँ तक की दूरी, जिस भी एक्सिस के अबाउट ले रहा हूँ मैं वहां तक की दूरी होगी, कितना है ये हमारा है डी बाई 2। तो यहाँ पे आ जाएगा डी बाई 2 का होल स्केयर। यहाँ आएगा बी डी क्यूब बाई 12 प्लस यहाँ पे भी आएगा बी डी क्यूब बाई 4। ठीक है, देखिए अगर मैं इसका एलशियम लूँ 12 आएगा, यहाँ पे आ गया बी डी क्यूब प्लस यहाँ पे आएगा 3 बी डी क्यूब विच इज़ 4 बी डी क्यूब बाई 12, तो आ गया बी डी क्यूब बाई 3। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, बी डी क्यूब अपॉन 3। So we are going to next question now, and this is the question. Here it is saying like the ratio of section modulus of square section of side B. ठीक है, a section which is having a side B into B है ना, square section है, and that a circular section बोल रहा है D है। ठीक, इसका डाया D। मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है सेक्शन मॉडुलस का रेशियो, स्क्वायर अपॉन में सर्क्यूलर। स्क्वायर का क्या होता है, स्क्वायर का अगर मैं सेक्शन मॉडुलस की बात करूं आई बाई वाई होगा, है ना, तो बी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12, और ये डिवाइडेड बाई अगर मैं करूं इसको वाई, यानी कि वाई क्या होगा बी बाई 2 होगा ना, एक्सट्रीम फाइबर से इसकी न्यूट्रल एक्सिस की दूरी बी बाई 2। एक तो ये आ गया हमारा विच इज फॉर स्क्वायर सेक्शन। और अगर मैं बात करूं सर्कुलर सेक्शन की, सर्कुलर सेक्शन का होता है पाई इंटू डी की पावर 1, पाई अपॉन 64 इंटू डी की पावर 4, ये आ गया इसका आई, और जो वाई होगा इसका क्या होगा डी बाई 2 होगा, है ना। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा देखिए मेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा बी क्यूब बाई 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 32 आ जाएगा, यहाँ पे क्यूब आ जाएगा ना, पाई अपॉन 32 डी की क्यूब। अगर मैं इसको फर्दर रिजॉल्व करूं तो मेरे पास क्या आएगा बी की क्यूब अपॉन 6, 32 ऊपर जाएगा, पाई डी क्यूब नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 और 16 है, तो 16 बी की क्यूब अपॉन 3 पाई डी की क्यूब। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो जनरली इसका आंसर अपना ये हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेक्शन मॉड्यूलस का पूछ लेगा या आई बाई आई का पूछ लेगा, है ना, या फिर उसका पूछ सकता है आपको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, है ना, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इज इक्वल टू आई जेड जेड, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। मैक्सिमम शेयर प्रोड्यूस्ड ऑन अ सर्कुलर शाफ्ट अंडर अ टॉर्क इज, तो अपना टॉर्जन का टॉपिक वैसे है नहीं, लेकिन ठीक है, अगर इसको करेंगे तो देखिए कैसे होगा। एक सर्कुलर शाफ्ट है, उस पर कोई टॉर्क लग रही है टी अमाउंट की, ठीक है, तो सर्कुलर शाफ्ट है, उसका कुछ ना कुछ डाया रहा होगा,
डाई। अगर मैं बात करूं टॉर्शन इक्वेशन की, टी अपॉन में जे इज इक्वल टू टाउ अपॉन में आर इज इक्वल टू जी थीटा अपॉन में एल, ये होता है। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे मुझे निकालनी है टॉर्क की वैल्यू। टॉर्क क्या आएगा? टॉर्क आएगा हमारा टाउ इंटू में जे अपॉन में आर। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस भी चाहिए मुझे और यहाँ पे आईपी भी चाहिए, है ना, आईपी भी चाहिए, जे चाहिए। जे बेसिकली क्या है हमारा, इसकी वैल्यू होती है आई बाई, यहाँ पे अगर मैं करूँ यहाँ पे जेड अपॉन वाई होती है इसकी वैल्यू। ठीक है, जेड अपॉन वाई होती है। तो जेड क्या होता है हमारा, पाई अपॉन 32 इंटू डी की क्यूब। वाई क्या होगा यहाँ पे, डी बाई 2 होगा। 16 हो गए, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा पाई अपॉन 16 डी की पावर 2 आने वाला है मेरा। ठीक है, पाई अपॉन 16 डी की पावर 2 आने वाला है यहाँ से। एक्चुअली क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस, शेयर स्ट्रेस पूछ रहा है ना, सॉरी। तो यहाँ से शेयर स्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ, शेयर स्ट्रेस आने वाला है टॉर्क इंटू में रेडियस अपॉन जी। तो टॉर्क क्या है, टॉर्क तो टॉर्क ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा डी बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इसकी वैल्यू होते है पाई अपॉन 32 इंटू डी की क्यूब, है ना, डी की क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा, 16 ऊपर चला जाएगा 16t। और अगर मैं इसको करूँ यहाँ से, ये 4 होता है, सॉरी ये 4 होता है, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, सॉरी। जो हमारा जेड होता है वो होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और जेड की वैल्यू होती है आई एक्स एक्स प्लस आई बाई वाई। तो पाई अपॉन 64 डी की पावर 4 प्लस पाई अपॉन 64 डी की पावर 4, तो क्या हो जाएगा पाई अपॉन 32 डी की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से होता है ये। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ क्या बचेगा पाई इंटू डी की क्यूब। यहाँ पे अपना आंसर क्या होने वाला है, ये होने वाला है। ठीक है, पाई 16t अपॉन पाई डी क्यूब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हमारा क्वेश्चन कहता है अ कॉलम विद हाइट इक्विवेलेंट टू लेंथ हैज, कॉलम है उसकी जो हाइट है इक्विवेलेंट लेंथ है। ठीक है, अ कॉलम विद हाईएस्ट, सॉरी हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ, जिसकी इक्विवेलेंट लेंथ सबसे हाईएस्ट होती है। देखिए क्या कंडीशन बनती है जनरली, मैंने यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, अगर फिक्स्ड कॉलम है, क्या है फिक्स्ड कॉलम है, फिक्स्ड कॉलम में क्या होगा आपका कुछ इस तरीके से इन्फ्लुएंस डायग्राम बनता है। ठीक है, अगर इसकी जनरल कंडीशन में लेंथ एल है तो इसकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो क्या होगी एल बाय 2 होगी। वहीं अगर मैं बात करूं बोथ साइड हिंज की, बोथ साइड किसकी, हिंज की, बोथ साइड हिंज कॉलम की, अगर इसकी एल है लेंथ तो इसकी नॉर्मल कंडीशन में आफ्टर इसका जो इन्फ्लुएंस लाइन जो होगी वो भी इस तरीके से ही होगी, इफेक्टिव लेंथ क्या रहेगी एल ही रहेगी। एक केस बनता है अगर एक आपका पॉइंट हिंज्ड है और एक क्या है फिक्स्ड है, एक क्या है फिक्स्ड है। इस केस में क्या होगा कुछ इस तरीके से आपका इन्फ्लुएंस डायग्राम बनता है इसका ना लेंथ का। तो आपका ये तो हिंज्ड पॉइंट हो गया। यहाँ पे जो आपकी जो इफेक्टिव लेंथ होगी वो होगी एल ओवर रूट 2, और एक बनेगा आपका वन एंड इज फिक्स्ड वन एंड इज फ्री। तो इसका जो डायग्राम होगा आपका, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका बनता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका बनता है। तो यहाँ से मान लीजिए कुछ इस तरीके से ऐसे करके ऐसे चला जाता है। तो इफेक्टिव लेंथ तो इसकी होगी आपकी 2 इंटू एल के बराबर। इस क्वेश्चन में अपने को क्या पूछ रहा है, a column with the highest equivalent length, what is equivalent length, it is effective length. Okay, so a column which is having a one end free and another end is fixed, having the
highest equivalent length. One end is fixed and another end is hinged. One end is fixed and another end is entirely free. So this is our answer, है ना? So now this is our next question. Buckling load for an axially loaded column with both ends are fixed is given by. Okay, buckling load है, ऐसे कॉलम का निकालना है जिसके क्या है, बोथ एंड्स आर फिक्स्ड है। जो अभी हमने इसमें पिछले क्वेश्चन में देखा, पिछले क्वेश्चन में ये एक्चुअली था लेंथ फिक्सिसिटी कोफिशिएंट। इसको हम अल्फा से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? अल्फा से। इसको हम लेंथ फिक्सिसिटी कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। एंड फिक्सिसिटी कोफिशिएंट होता है एन। जो हमारा यूलर ने जो लोड दिया था, क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला वो दिया था एन पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल स्क्वायर, ठीक है। या फिर ऐसे भी बोला था उसने पाई स्क्वायर ई आई ओवर एल इफेक्टिव का स्क्वायर। यहाँ पे मैं बात करूँ अल्फा की, जो कि लेंथ फिक्सिसिटी कोफिशिएंट होता है, जिसे हम अभी पढ़ के आ रहे हैं। उसमें क्या है, देखिए बोल रहा है कॉलम विद बोथ एंड्स आर फिक्स्ड। बोथ एंड्स आर फिक्स्ड में हमने देखा था जो लेंथ थी वो किस तरीके से हो रही थी, L/2 में चेंज हो रही थी। तो लेंथ फिक्सिसिटी कोफिशिएंट क्या था, हाफ था। क्या था, हाफ। एंड फिक्सिसिटी कोफिशिएंट होता है 1 अपॉन अल्फा का स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम करें 1/1/2 का स्क्वायर विच इज कमिंग आउट टू बी 4, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 4 पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गई अपनी इसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये अपना आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। तो ये अपना करेक्ट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ऐसे आपसे किसी का भी पूछ सकता है, ऐसे आपसे बोलेगा कि अगर दोनों हिंज्ड है तो क्या होगा, तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, ये वैल्यू आ जाएगी, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी सिंपली। और अगर बोलेगा कि अगर आपका वन एंड इज फिक्स वन एंड इज हिंज, तो लेंथ फिक्सिसिटी कोएफिशिएंट आपको पता है ये होगा। इससे आप निकाल सकते हो, एन की वैल्यू आएगी आपकी 2, है ना। तो इस तरीके से इस तरीके से होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द कोर ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, सर्कुलर सेक्शन शॉर्ट कॉलम ऑफ डायमीटर डी इज कंसेंट्रिक सर्कुलर एरिया हैविंग अ डायमीटर, ठीक है। देखिए मैं दो बता देता हूँ इसमें। एक तो अपना होता है रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल होता है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि रेक्टेंगल में कुछ इस तरीके से रोम्बस शेप में हमारा एक एरिया बनता है। इस एरिया में अगर हम लोड लगाएं जिसकी वैल्यू b/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर इसकी विड्थ b है तो एसेंट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। कॉलम पे एसेंट्रिसिटी का इफेक्ट नहीं आएगा। एसेंट्रिसिटी से जनरली क्या होता है, बेंडिंग आती है कॉलम में, सॉरी है ना। एसेंट्रिसिटी क्या होता है, जनरली बेंडिंग आती है कॉलम में। तो यहाँ पे एसेंट्रिसिटी का इफेक्ट तब तक नहीं आएगा जब तक ये जो लोडिंग है b/3 तक होनी चाहिए, ठीक है, b/3 लेंथ तक होनी चाहिए और रोम्बस शेप में होनी चाहिए। लेकिन वहीं अगर मैं सेंटर से यहाँ तक की बात करूँ, हाफ तक की, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी अपनी b/6, b/6, ठीक है। तो ये केस होता है रेक्टेंगल का। अगर मैं सर्कुलर की बात करूँ, सर्कुलर की अगर मैं बात करूँ तो सर्कल में क्या होता है, सर्कुलर में ये वाला एरिया जो पूरा आता है ये आता है d/4। अगर मैं आधे एरिया की बात करूं तो आधा आधा अगर ये लेंथ बात करूं, आधा लेंथ आने वाला है हमारा d/8, ठीक है। सो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दैट केस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ओके, हमारे क्वेश्चन अब यहीं तक थे। तो गाइस कैसी लगी वीडियो बताइएगा मुझे, है ना। तो ऐसे ही हम अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और सभी सब्जेक्ट हम कवर करने वाले हैं इसमें। अभी जेई के कराए हैं और आपके एई के भी होंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच और ध्यान रखिए अपना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।